ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल में अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में किस तरह से चेंज आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, किसी भी पार्टिकल को जितने पार्टिकल घेर के रखते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे चेंज होगा। तो पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बता चुका हूं, टेम्परेचर क्या करता है, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो भागने की कोशिश करते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, और जब दूर दूर होने की कोशिश करेंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जिस पार्टिकल को जितने भी पार्टिकल टच करते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ गई। हर पार्टिकल क्या करेगा, अगल बगल वाले पार्टिकल को धक्का देके दूर दूर करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर डिक्रीज करेगा हमेशा जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो CSCl टाइप स्ट्रक्चर है, CSCl टाइप क्रिस्टल, CSCl टाइप क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होता है, 8/8 का। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl टाइप क्रिस्टल में, NaCl टाइप क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6/6। तो ध्यान रखिए, CSCl NaCl में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, बट CSCl टाइप जो स्ट्रक्चर है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं या टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम। बिल्कुल वैसे ही अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या फर्क आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो जब कभी भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो हर पार्टिकल को ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो जब कभी भी हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा इंक्रीज करता है, यानी कि इसका ठीक उल्टा होगा। प्रेशर बढ़ाने पर जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप क्रिस्टल, NaCl टाइप जो क्रिस्टल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो CSCl टाइप क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6 का था, CSCl कोऑर्डिनेशन नंबर 8/8 का था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसी भी क्रिस्टल में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने का उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नाउ एक स्ट्रक्चर हमें और पढ़ना है, व्हाट इज कॉल्ड स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है वो है स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्पाइनल का मतलब क्या होता है या स्पाइनल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ऐसे मिनरल जिनका जनरल फॉर्मूला AB2O4 होता है, इस जनरल फॉर्मूले के जो मिनरल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पाइनल्स कहलाते हैं। यहां पर जो A है, A यहां पर एक डाइवैलेंट कैटायन है, डाइवैलेंट कैटायन है या फिर मेटल आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैटायन है तो मेटल आयन होगा। देन यहां पर जो B है, B क्या है, एक ट्राइवैलेंट, B एक ट्राइवैलेंट कैटायन है। ठीक है, कैटायन या इसको भी मेटल आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाइवैलेंट, डाई का मतलब है दो, वैलेंट का मतलब है वैलेंसी, तो इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 2। ट्राइवैलेंट का मतलब इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 3। ठीक है, और O हमें पता है, यहां पर O क्या है, दिस इज 2- यानी कि ऑक्साइड आयन है। ठीक है, नौ कुछ केसेस में ये ऑक्साइड की जगह क्या होता है, सल्फाइड भी होता है। तो अगर यहां पर ये O2- की जगह यहां पर S2- होता है, यानी कि सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइड आयन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थायोस्पाइनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्पाइनल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं उसको 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिलहाल ये जो स्पाइनल्स जो कंपाउंड है या स्पाइनल जो ग्रुप है, बेसिकली ये किस फैमिली को बिलोंग करेगा, कोई भी स्पाइनल है वो किस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करेगा। इसमें ढेर सारे वेरिएशन हो सकते हैं, A अलग हो सकता है, B अलग हो सकता है। ठीक है, तो स्पाइनल जो है वो एक जनरल नेम है। ये किस फैमिली को बिलोंग करेगा, ये डिपेंड करता है कि ट्राइवैलेंट कैटायन यहां पर कौन सा है। जो भी ट्राइवैलेंट
ट्राइवेलेंट कैटायन होता है ये उसी फैमिली का स्पाइनल बोला जाता है। अगर ये यहाँ पे क्रोमियम है तो उसको क्रोमियम स्पाइनल बोलेंगे, अगर ये एल्युमिनियम है तो उसको एल्युमिनियम स्पाइनल बोलेंगे, अगर ये आयरन है तो उसको हम आयरन स्पाइनल बोलेंगे। नाउ तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल जैसे ये है MgAl2O4 या जिंक Al2O4, तो ये दोनों में ही ट्राइवेलेंट जो मेटल आयन है वो क्या है, एल्युमिनियम है। तो ये जो बेसिकली स्पाइनल है ये क्या बोला जाएगा, एल्यूमिनियम स्पाइनल्स। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम फैमिली के स्पाइनल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल FeCr2O4 और मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम MgCr2O4। ठीक है, ये दो अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर ये किस फैमिली के हैं, तो यहाँ पर दोनों में ट्राइवेलेंट मेटल आयन क्या है, क्रोमियम। तो यहाँ पर ये क्या है, CHROMIUM, क्रोमियम फैमिली के स्पाइनल्स बोले जाएंगे या क्रोमियम स्पाइनल्स इनको बोला जाएगा। तो फिलहाल ठीक है, तो कौन सा स्पाइनल है ये डिपेंड करेगा किस पे, ट्राइवेलेंट मेटल आयन पे। नाउ अब ये दोनों जो मेटल आयन है ये सभी में यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। मैग्नीशियम एल्युमिनियम दो तरह के मेटल आयन है, पर ये मेटल आयन सेम भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो A है ये दोनों A और B दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और A और B जो है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। दोनों A और B अगर सेम होंगे तो क्या आएगा, तो दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड Fe3O4। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज FeO.Fe2O3। तो यहाँ पे दो तरह के कैटायन होते हैं, यहाँ पर Fe2+ भी है, यहाँ पर Fe+3 भी है। ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो कितने हो गए हैं, 4। ठीक है, तो ये A और B यहाँ पर दोनों क्या है, सेम मेटल है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो A और B जब इक्वल होंगे तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है Fe3O4। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्पाइनल्स हैं इनके दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जितने भी स्पाइनल कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं ये स्पाइनल कंपाउंड दो तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को स्पाइनल और एक उसका जो उल्टा होता है उसको इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरह का स्पाइनल स्ट्रक्चर होगा, इनवर्स स्पाइनल कैसा होगा उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्पाइनल स्ट्रक्चर की, इसको मिटा देते हैं। तो अगर हम स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करें, स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Ab2O4। ठीक है, तो ये स्पाइनल स्ट्रक्चर में कब एग्जिस्ट करेगा, तो जब इसमें जो ऑक्साइड होगा, स्पाइनल स्ट्रक्चर में जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे CCP अरेंजमेंट में होते हैं। नाउ जो A होता है, जो डाइवेलेंट कैटायन होता है यानी कि A+2 डाइवेलेंट कैटायन, ये एग्जिस्ट करता है टेट्राहीड्रल वॉइड में, यहां लिख लेते हैं TD वॉइड में। और जो B+3 होता है ये एग्जिस्ट करता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। नाउ क्वेश्चन ये कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करेगा, तो ये आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। यहां से ये रेशियो देख के आप पता लगा सकते हैं कि A कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा और B कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। नाउ यहां पे हर ये रेशियो कितना है, 4 ऑक्सीजन के लिए यहां पे केवल एक A है, रेशियो कितना है 1:4 का। तो हर ऑक्सीजन के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। 4 के लिए कितने होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन 4 ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चाहिए, एक ही A अवेलेबल है। ठीक है, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन के लिए केवल एक A है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे, 8 में से केवल एक में प्रेजेंट होगा क्या, A+। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/8 of TD void will be occupied by A2+। ठीक है, हर 8 में से एक void में या 1/8 void में क्या प्रेजेंट होगा, A2+ प्रेजेंट होगा। नाउ ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो अभी यहां पे रेशियो कितना है, यहां पे 1:2, 4 के लिए यहां पर क्या है 2, यानी कि आधा चाहिए B। ठीक है, तो हर ऑक्सीजन के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। एक ऑक्सीजन के लिए एक होगा, 4 ऑक्सीजन के लिए 4 होंगे, हमें B कितने चाहिए, 2। इसका मतलब आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट, और आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होगा, B प्रेजेंट होगा। तो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां पे लिख लेते हैं हाफ ऑफ
OH void will be occupied by B+3। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्पाइनल स्ट्रक्चर कहलाता है, जहां पर जो आपका जो O- होगा या जो ऑक्साइड होगा या जो नेगेटिव आयन होगा वो CCP अरेंजमेंट में होगा, जो डाइवैलेंट आयन है वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, जो ट्राइवैलेंट आयन है वो 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। नाउ अगर हम बात करें इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर की, तो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट, चेंज हो जाना या बदल जाना। तो इनवर्स स्पाइनल में ये जो A और B हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, पूरी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द B 3+ A 2+ के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, यानी कि अभी क्या था, पूरे जो B थे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, इनमें से आधे कहां चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ये जो था A 2+ ये कहां पर आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाएगा। तो अगेन तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो इनवर्स स्पाइनल की अगर हम बात करें, यहां पर लिख लेते हैं इनवर्स स्पाइनल। तो इनवर्स स्पाइनल में अगेन O2- कहां पर होता है, अगेन CCP अरेंजमेंट में होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, CCP अरेंजमेंट में होगा O2-। नाउ यहां पर जो A+2 होगा और B+3, ठीक है, तो A+2 यहां पर किस में था, टेट्राहेड्रल वॉइड में था, तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। देन B+3 आधे जो होंगे, हाफ ये किस में होगा, TD वॉइड में होगा, और बाकी के जो आधे होंगे हाफ ये किस में प्रेजेंट होंगे, ये OH वॉइड में प्रेजेंट होंगे। अब इसको हमें यहां पे नंबर लिखना है केवल कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जितने भी A2+ हैं ये कहां पर चले जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले जाएंगे। देन जो B3+ था, आधे जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे और आधे किस में होंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर पोजीशन स्विच हो गई, पहले सारे B+ किस में थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थे, और सारे A+ किस में थे, टेट्राहेड्रल वॉइड में थे। इस वाले केस में अभी ये दोनों ने स्विच कर लिया पोजीशन, तो A2+ इसमें किस में आ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ गया, और B किस में आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ तो A2+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर इसके लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, 4 ऑक्सीजन है यहां पर, हर ऑक्सीजन के लिए 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। यहां पर हमें ये कितना चाहिए, ये केवल 1 है। ठीक है, तो 4 के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो रेशियो अगर हमें 4:1 का रखना है, 4 में से 1 प्रेजेंट है केवल A, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में केवल 1 में क्या प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड A। तो या 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होगा, A2+ प्रेजेंट होगा। नाउ अगर हम B की बात करें, B क्या है, ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट, जो हाफ B+3 है, आधे B+3 प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 2 B थे यहां पे, आधा कितना हो गया, 1, तो 1 B प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, 1 B प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड अगेन 1 B की बात करें तो रेशियो बिल्कुल वैसे ही जैसे A के लिए था। ठीक है, 1:4 का रेशियो है। हर ऑक्सीजन के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, 2, 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 8, उनमें से 1 में प्रेजेंट होगा B, तो हाफ will occupy 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड, और बिल्कुल वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो ऑक्टाहेड्रल कितने बचे, तो अगेन फिर से 1 B जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, यानी कि 4:1 का रेशियो आएगा। तो यहां पर भी जो आधे होंगे will occupy 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो यहां पे 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, उनमें से आधे यानी कि 1/4 में क्या आ गया, यहां पर A2+ आ गया, और बाकी का 1/4 में अभी भी क्या प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, किसी भी एटम के लिए कितने टेट्राहेड्रल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, ये अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत आसानी से, इसमें भूलने वाली कोई भी चीज नहीं है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कौन टेट्राहेड्रल में, कौन ऑक्टाहेड्रल में, देन वो कितने टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करेगा, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। ये सिंपली हम लोग यहां से आयंस के बीच का जो रेशियो होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो रेशियो होता है, यहां से हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है, ये इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ जो एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैसे बहुत सारे स्पाइनल्स हैं
ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी भी एग्जाम्पल को इंडिविजुअली हमें याद रखने की जरूरत है कि ये स्पाइनल होगा या फिर इन्वर्स स्पाइनल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको याद रखना पड़े, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पर कुछ जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो पूछ लिए जाते हैं कि वो स्पाइनल होंगे या फिर इन्वर्स स्पाइनल होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl था, NaCl बहुत कॉमन था तो उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे थे सभी को याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्पाइनल में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा इन्वर्स स्पाइनल में एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमें याद रखना है वो क्या है, सबसे जो कॉमन, बहुत कॉमन जो एग्जांपल है वो है Fe3O4 का। Fe3O4 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज Fe+2, उसके बाद Fe+3 एंड देन O4, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो AB2O4 टाइप का स्ट्रक्चर है, या इसको इस तरह से भी लिखा होता है Fe2O3, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये बेसिकली Fe3O4 जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Fe3O4 का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कि किस तरह का होता है, तो Fe3O4 हमेशा इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में होता है। अनदर एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैग्नीशियम Fe2O4, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी किस में पाया जाता है, ये भी इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं पर जरूरत नहीं है उसकी, मुझे लगता है कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला यहाँ पे। तो फिलहाल ये था, ये वो स्ट्रक्चर थे जो कि हमें याद रखने हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।